गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं ऐसे ही जो है एक वेबसाइट पर जो है तमाम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के तमाम जितने भी वेंचर्स हैं इंडिया में, उनके बारे में मैं एक फिगर जो है वो देख रहा था मैं कि कहाँ पर हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और जो है वो बायोमेंटर्स जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। तो मैंने कल देखा कि जो है ये ट्रांजेक्शन करके एक जो बड़ा सा जो है वो पोर्टल है जो तमाम कंपनीज पर नज़र रखता है, उसने बताया कि बायोमेंटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जितने भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में प्लेटफॉर्म है उसमें से नंबर 16 पे आता है, 16वें नंबर पे आता है। और 309 ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तकरीबन 309 के आसपास ऐसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो बायोमेंटर्स के कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। और 16 रैंक बायोमेंटर्स की पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें से 12 जो इंस्टीट्यूट हैं वे फंडेड हैं, हैवीली फंडेड हैं। मतलब 12 जो इंस्टीट्यूट फंडेड हैं उनको एवरेज उन लोगों को $10 मिलियन का जो है वो उनको फंडिंग मिला हुआ है, ठीक है। एक ऐसा है जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी, मतलब उसका आईपीओ आ चुका है, तो 13 तो ये हो गए अपना, ठीक है। और इसके अलावा 6 जो है वो एक्वायर्ड किए गए हैं, मतलब उनको बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो 3 उसमें से जो हमसे आगे हैं, 2 वो उसमें से वो है, ठीक है। मतलब 15 हमसे आगे हैं, 15 में से 2 को एक्वायर कर लिया गया है, बाकी एक पब्लिक है और 12 फंडेड है इसमें, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बायोमेंटर्स का जो है फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। बायोमेंटर्स के मतलब फंडामेंटल स्ट्रांग होने का मतलब ये हो गया कि मतलब एक मतलब कि बगैर किसी बाहरी फंडिंग के बायोमेंटर जो है वो इंडिया में 16th रैंक को होल्ड किया। हालांकि नीट में जब मैंने देखा कि नीट में क्या है, तो नीट में हम लोग जो है नीट के फील्ड में हम लोग ऑल ओवर इंडिया में 4th रैंक पे आ रहे हैं, हम लोग 4थी रैंक पे आ रहे हैं। मतलब बगैर फंडेड इंस्टीट्यूट में नंबर 1 पर है बायोमेंटर, जिनके पास कोई फंडिंग नहीं है, ठीक है। फंडिंग क्या होता है? बाहर से आया हुआ पैसा होता है, जो जिस पैसे को आप जो है वो इंस्टीट्यूट में लगाते हैं अपने स्टैक के बदले, फिर उससे क्या करते हैं आप मार्केट कॉस्ट से बहुत कम में आप बच्चों को कुछ कुछ प्रोवाइड कर पाते हैं, ताकि आप उनको जोड़ लें और बाद में उनसे फिर पैसा कमाते रहें बैठ के, ठीक है। तो एक आजकल नए तरह का बिजनेस टैक्टिक चला है, जैसे कि 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपये आप खर्च कर रहे होते हो, 4 रुपये का लॉस हो रहा होता है, और वो लॉस कम होने को भी प्रॉफिट के समान कंपनी शो करती है। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो बिजनेस आइडिया होता है वो थोड़ा सा जो है वो एक अलग स्केल पे जाके होता है, जो हम लोग जो है वो उसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे, ठीक है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बायोमेंटर्स का जो कॉस्ट है, जो समझ लीजिए कि जो भी आप कोर्स ऑफर करते हैं वो बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है। यदि आप स्वयं देखेंगे तो कोर्स जो है वो बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे, ये है कि लॉस में नहीं है, क्योंकि लॉस में करेंगे तो फिर इंस्टीट्यूट को तो मतलब फिर संकट में जाएगा इंस्टीट्यूट, तो वो या बाहरी फंडिंग की रिक्वायरमेंट हमको होगी, ठीक है। जैसे देखिए कोई समोसा है, यदि कोई समोसे वाला समोसा बेचता है तो समोसे को बनाने की एक कॉस्ट होगी, सपोज कि 5 या 6 रुपये समोसा बनाने की कॉस्ट आएगी, तो 7 या 8 रुपये का वो समोसा बेचेगा, 10 रुपये का बेचेगा वो, ठीक है। लेकिन एक फंडेड समोसे वाला आता है, वो क्या करता है, वो 5 रुपये का समोसा बेचता है, बनाने की कॉस्ट आपकी 7 रुपये पड़ रही है, बेच रहा है वो 5 रुपये का, 2 रुपये का नुकसान कर रहा है, ताकि सारा कंपटीशन खत्म हो जाए और मोनोपोली बन जाए। और मोनोपोली व्यवस्था में व्यक्ति का बाद में शोषण जरूर होता है, चाहे आप देखो जियो, किसी का एग्जाम्पल देख लो, मतलब ये कि फाइनली फ्री 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 फ्री, उसके बाद फिर जो है वो कम दाम और बाद में फिर वो बड़ा चढ़ा दाम वसूलते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल जो है उन पर मैं बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ये तो मैंने कहा कि चलो आपको अपडेट देता हूँ, मैं अपनी बात किससे शेयर करूँ, तो मैं अपनी बात आप ही लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है, कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या है। अब सबसे अच्छी बात ये बताऊँ मैं आपको कि मैं कई बार जब बच्चों को देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है वो बहुत नीड है हेल्प करने के, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उनके पास फीस के और बुक्स के या हॉस्टल का पैसा नहीं है, तो बायोमेंटर्स उनकी बहुत हेल्प करता है। आप में से कई लोगों ने एनजीओ में जो है कंट्रीब्यूट किया, मैं आपसे योगदान करूंगा कि 10-20 रुपये जो भी हैं आप कंट्रीब्यूट करते हो, तो कुछ पैसा बढ़ेगा ही उसके अंदर, और उसको अपन इस्तेमाल करेंगे बच्चों की हेल्प के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो सच तो ये है कि हम छोटे परिवर्तन जो करते हैं ना, उनसे बड़ा फर्क पड़ता है। आज वो दिखाई नहीं पड़ता, पर भविष्य में वो लंबे समय में वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब मैं मुद्दे से तुमको थोड़ा अलग दिशा में लेके जाता हूँ। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था
कि जो चेरापूंजी है, जहाँ पे मासिन राम चेरापूंजी, किसी ज़माने में वहाँ सबसे अधिक बारिश हुआ, दुनिया में सबसे अधिक बारिश उस पॉइंट पे हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे 33-34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है। मैं खुद गया हूँ मेघालय, मैं खुद गया हूँ चेरापूंजी, इतना ठंडा रहता है, इतना प्लीजेंट, इतना सुंदर रहा करता था, बादल पूरे समय दिखा करते थे, गर्मी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब वहाँ पे जोरदार गर्मी पड़ रही है। और मुंबई में कल जब पानी गिरा तो भड़ाभड़ पानी गिरा, इतना जोर का पानी गिरा कि 4-5 लोग, क्योंकि जो है वो कोई मैन होल में चला गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ दुर्घटनाओं की खबर मिली, 5-6 लोगों की जान चली गई। सड़कों पर 1.5-1.5 2-2 फीट पानी भरा गया जरा में, क्योंकि जो भी नालियाँ, उनकी ड्रेनेज की कैपेसिटी, कितना पानी आएगा और निकाल पाएंगे वो, और जोरदार पानी गिरा। अभी सितंबर के लास्ट तक पानी गिर रहा है कई जगह पे, अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी है सब जगह पे। तो मतलब ये कि ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न तो शिफ्ट हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग रियल समस्या है, आंखें बंद कर लेने से काम नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी जिससे हम कभी जीत नहीं पाएंगे, वो है प्रकृति, नेचर। और वो भेदभाव नहीं करती है। यदि जोरदार बाढ़ आएगी तो अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं करेगी वो, नेता हो कि आम जनता, उसका भेदभाव नहीं करेगी, अफसर हो कि अफसर नहीं हो, इसका भी भेदभाव नहीं करेगा। तो इंडिया इज ऑन द वर्ज, भारत जहाँ पे है वहाँ पे जो है सबसे बड़ा क्लाइमेटिक ट्रेजिडी वाला जो जोन है ना, उसमें से एक इंडिया है। इंडिया में क्लाइमेटिक पैटर्न जिस प्रकार बदल रहा है, जो उसका असर देखने मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहते हैं कि नॉर्वे में जहाँ बर्फ जमी रहती थी, वहाँ पर अब समुद्र के किनारे बर्फ जमना कम हो गई है। नेविगेशन के पोर्ट वहाँ खुल जाएंगे। कनाडा में जहाँ बहुत जमकर ठंड पड़ती थी, अब वहाँ पर प्लीजेंट रहने लगा है। दुबई के अंदर चाहे जहाँ बारिश और बर्फ भी गिरने लगी है। तो कहने का मतलब है पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, और ये पैटर्न बहुत बड़े खतरे की अलार्म है, सिग्नल है वो कि अलर्ट हो जाइए। पेड़ मत काटिए, जंगलों को नष्ट मत कीजिए, शहरों को फैलाते फैलाते इतना मत फैलाइए कि खाने अनाज को उगाने के लिए ज़मीन ना बचे। खेती की ज़मीन पर जो है वो, जब आप बहुत सारे विलास बनते हैं, बिल्डर पहुंच जाता है, तो खेती कहाँ होगी भला बताइए, उसके लिए वो ज़मीन चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत दूर के परिणाम नहीं देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बेनिफिट देखते हैं। मैं बच्चों को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब भी कभी तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो ये सोचो अपने आंखें बंद करके कि तुम यहाँ पे हो क्यों ये कर रहे हो मेहनत। तुम 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। यदि तुम आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई भी तुम्हारे पास में एम्बिशन नहीं है। तुम्हें अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा कि 5 साल के बाद तुम कहाँ हो, 10 साल के बाद तुम कहाँ पहुँच सकते हो। कम से कम इमेजिन करना पड़ेगा, उसके पैसे नहीं लगते, और उसके बाद उस दिशा में चलना पड़ेगा। हो सकता है आप वहाँ पहुँच जाए, हो सकता है आप आधे रास्ते में रह जाए, लेकिन आधे रास्ते में रह जाना हमेशा एक जगह पर रुके रहने से बेहतर है ना। जो चलेगा वो पहुँचेगा, जो नहीं चलेगा वो नहीं पहुँच पाएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी में, कभी भी याद रखो, ज़िंदगी कभी भी जो है ना बहुत बड़े बड़े डिसीजन से नहीं बनती है। स्मॉल डिसीजंस कुमुलेट होते हैं और वो बड़ा रिजल्ट दिखाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी होती है, वो बड़ा रिजल्ट दिखाती है ना। कई बार मुझे लगता है, हर बार मैं जब भी सोचता हूँ कि क्या हम लोग पीछे रह गए, क्या हम लोगों को समय पर फंडिंग ले लेनी चाहिए थी, क्या हम लोगों को ऐसा कर लेना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ बच्चों की तरफ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो भरोसा रखते हैं, बहुत सारा ऐसा है जो हम अपने सिस्टम को, हम अपने अकॉर्डिंग, हम जो चाहते हैं वैसे हम कर पा रहे हैं उसको। तो कई बार हमको लगता है कि क्या ट्रेन चूक गए, कई बार लगता है कि क्या हम सही रास्ते पर है। लेकिन मैं वही कहता हूँ आपसे, सफ़र है। कई बार आपको रास्ते में रोड खराब भी मिलेगी, कई बार रोड अच्छी भी मिलेगी। इस समय मैं हमेशा आपसे बातें शेयर करता हूँ, इस समय बायोमेंटस अपने पीक दौर पर नहीं है, पीक पर नहीं है। मतलब दिस टाइम वी आर फेसिंग रियल डिफ़िकल्टीज। इस समय हम वास्तविक डिफ़िकल्टीज को फेस कर रहे हैं इन बायोमेंटस, और जो कि मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिन चीज़ों को हमें ठीक करना था। लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि मेरे निर्णय जो भी हुए हैं, जो भी मैंने किया, बच्चों के हित में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में क्या है, अपने स्टाफ के हित में क्या है। मतलब मेरी कभी ये मंशा नहीं रही है कि मैं मतलब
मेरे इंटेंशंस में कभी जो है वो फॉल्ट नहीं हो सकता है, डिसीजंस में थोड़ा फॉल्ट हो सकता है, निर्णय मेरे गलत हो सकते हैं, पर मेरा अंदर से जो 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 इच्छा काम करने की थी वो गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स वी टेक डिसीजंस, मोस्ट ऑफ द डिसीजन सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, ठीक है। वक्त बताता है कि डिसीजन को कैसे ठीक करना है। तो मैं वही बोलता हूँ आपसे कि आज यदि हम जो है वो एक टफ सफ़र से गुजर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसके बाद में रात जब होती है ना तो उजियारा भी होता है, सांझ ढलती है तो फिर सुबह सूर्योदय भी होता है। तो वही वाली बात है, चलता चल तू संघर्ष पथ पर, चलता चल तू संघर्ष पथ पर, एक दिन तू मंजिल तक पहुंच जाएगा, एक दिन तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। मत सोच तू कि राह में कितने कांटे हैं, मत सोच तू राह में कितने कांटे हैं, बस जो तू सोचता है वो एक दिन कर जाएगा। तो हमेशा जीवन में स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, पर चलते रहना बहुत जरूरी है। चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।